नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर हमारा सेल से संबंधित था। उसमें हमने सेल पढ़ा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ा, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टा को पढ़ा, उनके मध्य संबंध भी पढ़ा। हमने यह बिल्कुल स्पष्ट देखा है कि जो परिपथ में एक सेल लगा है वह धारा प्रदान करता है, तो उसके लिए E इज इक्वल टू V प्लस IR इक्वेशन का उपयोग होता है ना। लेकिन हमने बाद में दो सेल भी पढ़े जिसमें एक धारा प्रदान करता है। धारा प्रदान करने वाले के लिए तो E ऑलवेज ग्रेटर देन V, क्योंकि जो धारा प्रदान करेगा परिपथ में उसके लिए यह समीकरण उपयोग में ली जाती है। दूसरा हमने बताया चार्जिंग का केस, यानी जो धारा लेता है, जो धारा लेता है उसके लिए हमने बता रखा है E बराबर V माइनस IR, यानी धारा लेने वाले या आवेशन वाले सेल के लिए E लेस देन V। तो सब अपन जनरली अगर बात करें तो ठीक है, वो तो एक योग्यता जानने के लिए आप एक से अधिक सेल लगा देते हो, लेकिन जनरली सामान्य बात करें तो किसी भी परिपथ में एक सेल लगा होगा और एक सेल लगा होगा तो धारा प्रदान करेगा। तो जनरल इक्वेशन तो यही मानो आप, इसका ही सबसे ज्यादा यूज होता है। वो तो विशेष तौर पर जब ये बात आई कि साहब क्या विद्युत वाहक बल सदैव विभवांतर से अधिक होगा, तो फिर अपन ने एक स्थिति दिखाई आपको कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर सेल चार्ज हो रहा है तो वहां पर फिर E छोटा हो जाता है V से। चले सब, अब नेक्स्ट बात करें। इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, इसको भी महत्व दीजिए आप। ये है साहब अब सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन, है ना। अपन अगर थोड़ा सा गौर करें तो संयोजन में सबसे पहले अपन ने संधारित्रों का पढ़ा था, है ना। संधारित्रों का संयोजन पढ़ने के बाद फिर अपन ने प्रतिरोधों का पढ़ा और अब ये सेलों का संयोजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले इसका उद्देश्य बताते हैं सब। एक अकेला सेल प्रबल धारा प्रदान करने में सक्षम नहीं होता है, इसलिए धारा की प्रबलता में वृद्धि करने के लिए दो या अधिक सेलों को जोड़ सकते हैं, जिस सेलों का संयोजन कहते हैं। यहां पर बच्चों दो बात बिल्कुल मैं स्पष्ट कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं धारा की प्रबलता में वृद्धि करने के लिए दो या अधिक सेलों को जोड़ा जा सकता है। तो इसका मतलब ये पहले से ही आप समझ लें कि चाहे आप सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ें, चाहे आप सेलों को समांतर क्रम में जोड़ें, धारा की प्रबलता दोनों में ही बढ़ेगी, क्योंकि आप उसी के लिए टॉपिक खोल के बैठे हो या उसी उद्देश्य से आप ये पढ़ रहे हो। दूसरा, मेरी इसी डेफिनेशन में आपको ये बात क्लियर होगी कि मैं विद्युत वाहक बल को वरीयता नहीं दूंगा। प्राथमिकता मेरी विद्युत वाहक बल नहीं है, मेरी प्राथमिकता है धारा। तो ठीक है, विद्युत वाहक बल पे मैं कमेंट तो करूंगा, लेकिन मुझे अल्टीमेटली आपको ये बताना है कि धारा की प्रबलता बढ़ी या नहीं बढ़ी, है ना। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो धारा पे आके टिकेगा। उस बीच में विद्युत वाहक बल से संबंधित बात आएगी, वो आपको बताई जाएगी। क्लियर सब? तो सब सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन दो प्रकार का होता है। ए सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी क्रम। ठीक है साहब, क्या डिफाइन करते हैं, कैसे डेफिनेशन देते हैं? तो पहले मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूं। ये साहब दो बिंदु, एक A और एक बिंदु B ले लेंगे। इसमें मैंने E1 और R1, E2 व स्मॉल r2
आंतरिक प्रतिरोध वाले दो सेल बिंदु ए तथा बी के बीच में जोड़ दिए। क्लियर सब? स्वाभाविक है, तो ओपन सर्किट है, धारा तो तभी प्रवाहित होगी क्योंकि मैं तो धारा ही उद्देश्य मान के बैठा हूं, या धारा को ही मैंने उद्देश्य बनाया, तो धारा का प्रवाह तो तभी होगा जब इस सर्किट को आप क्लोज करोगे। सर्किट को क्लोज करने के लिए ए तथा बी के मध्य ये विद्युत प्रतिरोध का हमने इस्तेमाल कर लिया, कैपिटल आर। यहां मैं एक चीज बता दूं, शायद वो पहले चर्चा में नहीं आई। अगर आप सेल के धनाग और ऋणाग को सीधे जोड़ देते, मतलब आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि मैंने कैपिटल आर क्यों लिखा, ऐसा आपके दिमाग में आता होगा, मैंने डायरेक्ट ए व बी को क्यों नहीं जोड़ दिया। तो पहली बात तो ये समझ लो, अगर सीधे यानी डायरेक्ट सेल के धनाग व ऋणाग को जोड़ते हो तो उससे हिंदी में कहते हैं लघु पथित, अंग्रेजी में उसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो सब धन और ऋण आप सेल के डायरेक्ट जुड़े देखें तो आप कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया। अब सब ऐसा करना जरूरी क्यों था, मतलब शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं किया? तो सब ऐसा करना यानी प्रतिरोध का जोड़ना इसलिए जरूरी होता है कि जब सेल शॉर्ट सर्किट होगा यानी कोई अवरोध ही नहीं रहेगा, अवरोध नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है धारा की प्रबलता बढ़ जाएगी, और हम जानते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। धारा की प्रबलता बढ़ेगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, इस उत्पन्न ऊष्मा से सेल डैमेज हो सकता है। इसलिए कभी भी सेलों को यानी सेलों के धनाग और ऋणाग डायरेक्ट नहीं जोड़ने चाहिए, अर्थात सेलों को शॉर्ट सर्किट नहीं करना चाहिए। उनके धनाग और ऋणाग के बीच में विद्युत प्रतिरोध का अवश्य इस्तेमाल करें, अर्थात धारा के मार्ग में अवरोध अवश्य रखें। ऐसा नहीं करते तो उसका कारण मैंने आपको क्लियर समझा ही दिया कि सब उच्च धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा से सेल डैमेज हो जाएगा। चलो सब, अब यहां पर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूं। तुल्य विद्युत वाहक बल मैंने लिख दिया E इक्विवेलेंट EQ। दो आंतरिक प्रतिरोध हैं, इनका तुल्य लिख दिया EQ, और ये आपका विद्युत प्रतिरोध है कैपिटल R। ठीक है ना? इससे कंपैरिजन करा देंगे। धारा अलग पेन ले लेता हूं, फिर परिभाषा दूंगा, फिर विश्लेषण करूंगा, सारी बात है ना। मुझे धारा की प्रबलता बतानी, क्लियर? I, तो मैंने ये I धारा प्रवाहित कर दी। एग्जैक्टली ये इस सर्किट में आपको दिखा रहा हूं मैं, क्लियर? इसके तुल्य आंतरिक प्रतिरोध को मैंने तुल्य परिपथ में R इक्विवेलेंट लिख दिया। इसके तुल्य विद्युत वाहक बल को मैंने तुल्य परिपथ में तुल्य विद्युत वाहक बल लिख दिया। अब बात को समझे सब। पहले डेफिनेशन श्रेणी क्रम की डेफिनेशन आप सामने से बना दो। दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें एक सेल का टर्मिनल दूसरे सेल की विपरीत ध्रुवता अपोजिट पोलैरिटी वाले टर्मिनल से जुड़ा हो, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यानी एक सेल का धनाग दूसरे सेल के ऋणाग से जुड़ रहा है। देख लो आप, E1 का ऋणाग E2 के धनाग से जुड़ रहा है। अब उसको फिर जब शब्दों में बटोरते हैं तो बड़ा तरीके से बोलना पड़ता है कि साहब दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें एक सेल का एक टर्मिनल दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब साहब इसका एनालिसिस चालू करते हैं, विश्लेषण चालू करते हैं। मोटिव अपना करंट रहेगा, ठीक है ना? विश्लेषण में ए व बी के मध्य ओम के नियम से ना, तो बाई
ohms लॉ है ना, वी ए बी, इसको आप सिंपल वी भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू आई आर। ये तो सब इसके बारे में लिख दिया है ना। अब इसके पैरेलल ऊपर वाली ब्रांच है, दोनों सेल धारा दे रहे हैं। जब सेल धारा देता है तो E बराबर V प्लस आई आर का पालन होता है, यानी विभवांतर E माइनस आई आर लिखा जाता है ना। तो ये दोनों सेल धारा दे रहे हैं। अब ऊपरी शाखा में देखें तो ऊपरी शाखा से वी ए बी यानी वी ए माइनस वी बी है ना, जैसा ऊपर लिखा है ना, उसको ज्यादा अपने को कंसंट्रेट या ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना। वी ए माइनस वी बी बिल्कुल आराम से देखिए आप, बहुत इजी वे में मैं कराने के मूड में उससे है ना। यहां पर देखें, अगर एक तो अपन ने वी ए बी निचली शाखा से निकाल लिया आई आर, और ये सब काम अपन किसको सोचते हो कर रहे हैं, तुल्य धारा निकालनी अपने को, क्योंकि अपन ने यही कहा है कि एक सेल प्रबल धारा प्रदान करने में सक्षम नहीं होता, इसलिए दो से अधिक सेल जोड़ते हैं धारा की प्रबलता को बढ़ाने के। अब देखो E1 के लिखो, इसके सिरों पर विभवांतर लिखोगे तो क्या लिखोगे, V बराबर E1 माइनस आई R1, क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोधी है, तो इसके लिए लिखोगे तो आप लिखोगे E1 माइनस आई R1। ये आप लिख रहे हो किसके लिए, इस पहले सेल के लिए। दूसरा सेल भी देखो, वो भी धारा दे रहा है। जब सेल धारा देता है तो विभवांतर क्या होता है, E माइनस आई आर। दूसरे सेल के लिए लिखो तो उसके लिए भी आप लिखोगे E2 माइनस आई R2। आपका काम है आई कलेक्ट करना, आई को आइसोलेट करना है ना। मैं इधर स्टेप ले लेता हूं, जहां तक पॉसिबल आपको क्लियर दिखना चाहिए। अब एक से तो VAB के वैल्यू रख दूं है ना, तो बाय इक्वेशन 1 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे मैं थोड़ा उसको इक्वेशन वगैरह सिस्टमेटिक तरीके में लिख रहा हूं। तो आई आर इसकी जगह लिख दिया मैंने, ये देखो, ये देखिए अब VAB की जगह आई आर। इधर सेपरेशन करो, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 माइनस कॉमन लो, तो आई ब्रैकेट में आता है R1 प्लस R2। ये देखो माइनस आई R1 माइनस आई R1 माइनस आई R2, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। आई को एक तरफ गैदर कर लो है ना, यानी आई उधर से इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, R प्लस R1 प्लस R2 क्लियर इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ये सब इस इक्वेशन को मैंने अरेंज कर दिया। अभी तक मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत आ रही होगी है ना। अलग अलग विद्युत वाहक बल लेकर अपन श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारा निकालने जा रहे हैं है ना। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखें, इसलिए I इज इक्वल टू E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2, ठीक है ना। इसको सब उधर इक्वेशन अपन ने दी है तो इसको दूसरी नंबर दे देंगे, इसका एक इक्वेशन दे दी अपन ने, तो ये इक्वेशन 2, ये आपने धारा निकाल दी। अब आप देखिए कि जो इक्विवेलेंट सर्किट है, ये देखिए इक्विवेलेंट सर्किट में भी सेल धारा दे रहा है। जब सेल धारा देता है तो V किसके बराबर लिखते हैं अपन, E माइनस आई आर के बराबर, यानी I किसके बराबर लिखेंगे, E माइनस V अपॉन R के बराबर। तो सब तुल्य परिपथ के लिए है ना। अब देखें इधर
तुल्य परिपथ के लिए, तुल्य परिपथ के लिए लिखोगे तो कुल धारा इज इक्वल टू तुल्य विद्युत वाहक बल R प्लस तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। अब आप 2 और 3 की तुलना कर लें, क्योंकि उसी का तुल्य परिपथ की मैंने इक्वेशन लिख दी जब सेल धारा दे रहा हो तब। ठीक है साहब, तो सब अगर कंपैरिजन करें तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से देखें तो E इक्वलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ये एक इक्वेशन। व तुल्य प्रतिरोध R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपसे कहा कि मेरा मोटिव सीधा सीधा धारा निकालने का रहेगा, लेकिन बीच में अगर परिणाम आते हैं, बीच में कोई रिजल्ट आता है तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो सब बीच में परिणाम आ गया कि जब सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य विद्युत वाहक बल श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। ऐसे आंतरिक प्रतिरोध में भी आ गया, तो आंतरिक प्रतिरोध तो ठीक है, श्रेणी क्रम में तो प्रतिरोध की भांति व्यवहार करते हैं, तो तुल्य प्रतिरोध इतना हो जाएगा। क्लियर साहब? तो कहने का मतलब ये तो एक रिजल्ट निकल गया। अब आप अपन टॉर्च में जैसे मान लो आपके टॉर्च 3 वोल्ट की हो तो आप 1.5 वोल्ट के सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। रेडियो वगैरह है, टैप रिकॉर्डर वगैरह है, मान लो 6 वोल्ट पे चलता है तो आप 1.5 वोल्ट के 4 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं आप? क्योंकि श्रेणी क्रम में तुल्य विद्युत वाहक बल प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। अब बात को समझो। अब मैं वापस किस पे आता हूं? धारा पर है, तो आप तो धारा पर ही फोकस रहो। यदि समान विद्युत वाहक बल कैपिटल ई व समान आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर के एन सेल श्रेणी क्रम में हो तो अब साहब तुल्य विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? सभी का विद्युत वाहक बल समान है और कितने सेल हैं? एन सेल, तो स्वाभाविक तुल्य विद्युत वाहक बल एन ही हो गया। इसी प्रकार तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? सभी का आंतरिक प्रतिरोध समान है और श्रेणी क्रम में, तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया? एनआर। इसलिए परिपथ में धारा, क्लियर साहब? धारा बताओ, 3 से लिख दें? एक मिनट, धारा अपन इक्वेशन 3 से लिख दें, वापस इक्वेशन लिखने का कोई मतलब है ही नहीं। तो परिपथ में धारा इक्वेशन 3 से कितनी होगी साहब? I बराबर है ना, ई इक्विवेलेंट कितना लिख दूं? ई इक्विवेलेंट की जगह एन ई अपॉन कैपिटल आर, कैपिटल आर की जगह कैपिटल आर। ये तो विद्युत प्रतिरोध है जो शॉर्ट सर्किट से होने के लिए, अवॉइड करने के लिए रखा है। आर इक्विवेलेंट कितना? प्लस एन आर। क्लियर साहब? अब मैं आपको धारा की प्रबलता बढ़ी क्या घटी वो समझाना चाहता हूं। उसके लिए मैं इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर और नीचे स्मॉल एन का भाग दे रहा हूं। स्मॉल एन का भाग जब दूंगा तो ऊपर तो रह जाएगा ई, ये हो जाएगा आर अपॉन एन और ये रह जाएगा स्मॉल आर। अब मेरी बात को ध्यान से समझे आप, है ना? इसको मैं समीकरण नंबर 4 दे देता हूं, यहीं पे अपने पास परिणाम आ जाएंगे, है ना? अगर मान लो एक अकेला सेल होता, ये तो कितने सेल हैं? एन सेल हैं। एक अकेला सेल होता तो धारा कितनी लिखते आप?
एक अकेला सेल होता तो धारा, सेल का विद्युत वाहक बल, ये विद्युत प्रतिरोध और एक अकेले सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो साहब ये मैंने लिखा किसके लिए? एक सेल के लिए। ध्यान से समझना साहब, इक्वेशन इसको मैं बोल दूं 5, और ये मैंने किसके लिए लिखा? जो रिजल्ट आया एन सेल के लिए, जो किस में जुड़े थे? श्रेणी क्रम में। अब आप खुद देख लो, 4 व 5 से कंपेयर करके देखो तो I ग्रेटर देन I डैश। एक सेल से मिलने वाली धारा की तुलना में एन सेल से मिलने वाली धारा अधिक है, यानी I ग्रेटर देन I डैश। तो साहब हमने यही कहा था कि धारा की प्रबलता में वृद्धि के लिए 2 या अधिक सेलों को हम जोड़ सकते हैं, जिसे सेलों का संयोजन कहते हैं। तो वास्तव में सेलों को जोड़ने से धारा की प्रबलता में वृद्धि हुई, वो आपके सामने रिजल्ट में सामने आ रहा है। भाई ये तो नेचुरल जो ऊपर से चल रहा था, फिर अपन ने कहा देखा अगर एक अकेला सेल लें तो एक अकेला सेल लेते तो कंपैरिजन हो गया दोनों का, कि साहब एन सेलों से मिलने वाली धारा एक सेल से प्राप्त धारा की तुलना में अधिक है, अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन से विद्युत वाहक बल बढ़ाया जा सकता है और श्रेणी क्रम संयोजन से धारा की प्रबलता में वृद्धि की जा सकती है। अब एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक बात जो मैं बोलने वाला हूं ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। अब आप जब समांतर क्रम पढ़ोगे तो धारा की प्रबलता तो समांतर क्रम में भी बढ़ेगी ही, क्योंकि परिभाषा में ऐसा ही कहा था अपन ने कि धारा की प्रबलता में बढ़ाने के लिए हम सेलों के संयोजन का इस्तेमाल करते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप श्रेणी क्रम का इस्तेमाल कब करोगे धारा की प्रबलता को बढ़ाने के लिए? तो आप समीकरण को देखो ध्यान से, आपको जवाब यही मिलेगा। इसमें आप ये देखो कि विद्युत प्रतिरोध में किसका भाग चला गया? एन का। क्लियर? एन का डिवीजन के कारण स्वाभाविक विद्युत प्रतिरोध दुर्बल हो गया, उसके मान में कमी होगी और धारा बढ़ गई। तो सब श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग धारा की प्रबलता को बढ़ाने के लिए तब करना चाहिए जबकि विद्युत प्रतिरोध उच्च हो, क्योंकि समसूत्र के अनुसार एन का भाग जाने के कारण या डिवाइडेड बाय एन के कारण विद्युत प्रतिरोध की प्रबलता में कमी हो जाती है और धारा बढ़ जाती है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का इस्तेमाल तब करें जब एक्सटर्नल यानी बाह्य प्रतिरोध कह दो या विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर अधिक हो। यह सब श्रेणी क्रम संयोजन कंप्लीट है ना। अब इसके बाद आ जाओ, पूरा डिटेल में करा दिया ना। इसके बाद अभी जैसे मान लो एक छोटी सी चीज बता देता हूं मैं यहां पर, फिर मैं अगर मान लो एकेडमिक वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से कि ये चीज 1-2 नंबर की आई हो, यानी इसका जो अंक भार है वेटेज है ज्यादा नहीं हो, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर ऐसा हो तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, फिर आप चक्कर में मत पड़ना, ये E1 E2 मत लिखना, R1 R2 मत लिखना, फिर तो आप सीधे सीधे क्या कर देना जो मैं आपको समझा देता हूं सीधे सीधे ना। तो आपको अगर मान लो वेटेज कम दिया, अंक भार कम है, तो आप सीधे सीधे ऐसे ये डायरेक्ट एन सेल कर देना, डायरेक्ट है ना। ये R E R E R E विद्युत प्रतिरोध तो आपको फिर भी जोड़ना पड़ेगा ना। ये कैपिटल R यहां लिख देना एन सेल, और फिर डायरेक्ट लिख देना E इक्वल E प्लस एन बार यानी एनी, और R इक्वलेंट R प्लस एन बार यानी एन आर है ना। इसलिए I इज इक्वल टू ओम के नियम से E इक्वल R प्लस R इक्वल
E इक्वल का मान NE R प्लस NR है ना। तो कहने का मतलब फिर आपका रिजल्ट देखो डायरेक्ट ही आ जाएगा, ये आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो ये तब जैसे मान लीजिए मैंने तो विद्युत वाहक बल अलग अलग लिया है, तो मैंने जो विद्युत वाहक बल अलग अलग लिया है तो मेरे को तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, मेरे को पूरा जमा के दिखाना पड़ता है, थोड़ा टाइट है अपने आप में डेरिवेशन। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में अंक भारी नहीं दे रखा, 1-2 नंबर में दे रखा है, तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल करो इनका, जैसे मैंने करके दिखा दिया आपको कि डायरेक्ट आप ऐसे कैसे निकाल दो, डायरेक्ट सीधा, भाई कोई आपको फॉर्मेलिटी करनी ही नहीं है ना। तो दोनों आइडिया बता दिए, ये शॉर्ट मेथड है ना, शॉर्ट मेथड। और रियल तो रियली अपने आप में जो अपन ने वास्तविकता में कर रखा है वो एक अलग ही चीज है, देखो उनका मुकाबला नहीं हो सकता। अब आ जाइए साहब बी, सेलों का समांतर या इसको कहते हैं पार्श्वक्रम, ठीक है ना। सर्किट उसका बना देता हूं, उससे परिभाषा बता देता हूं, इधर तो फिर स्पेस कम हो जाएगी, इधर देख लेते हैं ना। इधर साहब समांतर क्रम में ये बिंदु ए लिया और ये बिंदु बी लिया, ए और बी के बीच में 2 शाखाएं ले ली, ये विद्युत वाहक बल E1 और E2 है ना, और ये आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2, ये विद्युत वाहक लिख दें E1, ये विद्युत वाहक लिख दें E2, ठीक है साहब। और इधर साहब ये ऐसे जोड़ दीजिए, क्लियर, थोड़ा छोटा बन गया, चलता है। मैंने आपको बता ही दिया धारा की सप्लाई के लिए शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, इसलिए विद्युत प्रतिरोध आप अवश्य जोड़ें, है ना। इस सेल ने धारा दी I1, इससे धारा मान लो I2, यहां पर आगे आप I1 प्लस I2 बराबर I लिख दें, ये सब वापिस आई, और फिर जो जितनी देता है उसको वापिस उतनी रवाना होनी है। E1 ने I1 दी तो उसको I1 रवाना होनी है, E2 ने I2 दी तो उसको वापिस I2 रवाना होनी है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट वैसे ही बनाना है, ये सब तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, कंपैरिजन करेंगे अपन, है ना। 1 मिनट, सर्किट थोड़ा सा सही बनना चाहिए, है ना। ये E इक्विवेलेंट और ये आपका विद्युत प्रतिरोध कैपिटल R, धारा एज इट इज दिखा दोगे आप, क्लियर। ये सब आपने सर्किट दिखा दी, उधर भी इधर भी, ये तो मेन, और तुलना उससे कर लेंगे जी इक्विवेलेंट से। हमें यहां भी उद्देश्य ध्यान रखना है कि हमें धारा की प्रबलता ही ज्ञात करनी है, तो हम धारा पर ही यहां पर भी फोकस करेंगे, है ना साहब। अब बात करें साहब पहले डेफिनेशन की, है ना। 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे इसको सही कर दूं मैं, यहाँ पे टूट रहा, बिल्कुल सही तो हो गया एक बार में ही, लेकिन कुछ चीजें मिस होगी वहां पे, धारा की दिशा मिस होगी, बाकी तो सही हो गया, ठीक है ना। तो सब सर्किट थोड़ा सा, अब मेरे पास क्योंकि उपयुक्त उपकरण नहीं है तो थोड़ा सर्किट में अट्रैक्टिव बनना चाहिए, चीजें अट्रैक्ट करती हैं, काम की होती हैं। थोड़ा सा सर्किट वगैरह जब बनाए तो थोड़ा अच्छा बनाए, मतलब मजा आए थोड़ा पैमाना वगैरह यूज करके। अब देख पहले डेफिनेशन बात कर लें। डेफिनेशन की बात करें तो 2 या 2 से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें एक जैसी ध्रुवता वाले टर्मिनल एक बिंदु से जुड़े हों। देख लो आप, दोनों धनाग्र ए से जुड़ रहे हैं और दोनों ऋणाग्र बी से जुड़ रहे हैं, तो मैंने यही कहा 2 या 2 से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें एक जैसी ध्रुवता वाले टर्मिनल एक बिंदु से जुड़े हों समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन में ए व बी के मध्य E1 और E2 विद्युत वाहक बल व R1 व R2 आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को समांतर दर्शाया गया। दूसरी ओर ए व बी के मध्य विद्युत प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ा गया है। अब सब
ये तो ओम के नियम से ए व बी के मध्य विभवांतर आप निकाल ही लोगे ना, तो सब बाई ओम्स लॉ है ना। इसको यही लिख देता हूं शॉर्ट में, वी ए बी इज इक्वल टू आई आर, इसको एक लिख दो सब, क्लियर। अब वी ए बी इज इक्वल टू आई आर आपको ऊपरी शाखा में भी निकालना है और निचली शाखा में भी निकालना है ना। या आप ऐसे कर लो, क्योंकि I बराबर I1 प्लस I2, I1 का मान रख दो और I2 का मान रख दो, तो यहां पे सब अपने पास आइडिया ज्यादा है। चलो ऐसे करके देखते हैं, है ना। अब देखो, क्योंकि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है ना। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं समीकरण 2 करके। I1 का मान ऊपरी शाखा से है ना, तो बाई अपर ब्रांच है ना। ऊपरी ब्रांच में देखो सेल धारा दे रहा है, और ये मैं आपको बता चुका हूं, मैं बार बार बताता भी रहूंगा ताकि आपको बिल्कुल रट जाए एक तरह से। जब सेल धारा देता है तो इस इक्वेशन का पालन होता है। अब I बराबर क्या लिखेंगे आप, E माइनस वी अपॉन आर, है ना जब। तो ये बार बार देखते रहने से आपको याद हो जाएगा, ये एक अच्छा काम होगा, है ना जब। पेन भी चेंज कर लूं यहां पर मैं, और फिर हम I1 ऊपरी शाखा से I1 लिखोगे आप, तो ऊपरी शाखा से I1 लिखोगे तो कितना आएगा, E1 माइनस V अपॉन, भाई अपन लिखेंगे E माइनस V अपॉन R1, है ना। समझ में आ रही है ना बात। ये एक मिनट पहले वहां दिखा दूं मैं आपको, इधर दिखाता हूं, है ना। क्यों लिखा साहब अपन ने, क्योंकि E1 इज इक्वल टू V प्लस I1 R1। अब इससे मैंने लिख दिया I1 इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन R1, है ना। वह अपर के बाद मिडिल ब्रांच बाई मिडिल ब्रांच, है ना। तो देखो इसको दो बाइफर्केशन कर दूं, अपर ब्रांच से लिख दिया आपने I1, है ना। मिडिल ब्रांच I2 इज इक्वल टू सेम E2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है ना। ये सब अपर ब्रांच से आपने I1 लिख दिया और मिडिल ब्रांच से I2, ये दोनों वैल्यू किस में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में, है ना। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं और इक्वेशन 2 में I1 I2 की वैल्यू पुट करता हूं, तो सब बाई इक्वेशन 2 I इज इक्वल टू I1, सॉरी I1 की वैल्यू क्या रखनी है अपने को, E1 माइनस V अपॉन R1। I2 की वैल्यू क्या रखनी है, E2 माइनस V अपॉन R2। क्लियर सर। इनको अपन सेपरेट कर लें, अलग अलग कर लें, सेपरेट करो सब, यानी I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये इससे सेपरेशन कर लीजिए आप, इससे सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर, करते जाइए सब। I इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लेते हैं अपन R1 इंटू R2। R1 इंटू R2, तो E1 R2 प्लस E2 R1, ये एक सेपरेशन हो गया। अब इधर आ जाओ, माइनस V, यहां भी एलसीएम ले लिया, R1 R2, इधर आ गया R2 और इधर आ गया R1, वो R1 प्लस R2 भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब V को आइसोलेट कर दो, क्यों कर दो,
अभी अपने को इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा है, इक्विवेलेंट सर्किट से अपने को कंपैरिजन करना है। तो इक्विवेलेंट सर्किट से जब कंपैरिजन करेंगे तो पहले इक्वेशन को मैनेज कर देते हैं, है ना। तो सब V को इधर शिफ्ट करा, V R1 R2 अपॉन R1 R2, ये V को शिफ्ट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I, है ना। V को आइसोलेट करना है, फिर दूसरे इक्विवेलेंट सर्किट के लिए अपन इक्वेशन लिख लेंगे और इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन कर लेंगे, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो सब अब V को आइसोलेट करना है तो इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई करें सब, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसको दोनों साइड यानी बोथ साइड आपने R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से मल्टीप्लाई करना है। करो सब, जो अपन चाहते थे अब वो रह जाएगा। इधर आइसोलेट V रह गया, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर R1 R2 कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये यहां पे आ गया। और अब I आइसोलेट नहीं रहेगा, अब I इंटू उसके साथ में आ जाएगा R1 R2 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये सब इक्वेशन नेक्स्ट ले लें, इसको इक्वेशन को इक्वेशन 3 बोल दें इसको। मेरा ख्याल है अपन ने इक्वेशन 3 समांतर क्रम संयोजन में अभी नहीं लिए, इक्वेशन 2 पे क्लोज कर रखा है। तो सब वापस आ जाए, समझ कर इक्वेशन 3 ले ली। अब देखो सब ये क्यों किया, अब देखो मैंने तुल्य परिपथ से, तुल्य परिपथ से देखो सब, तुल्य परिपथ धारा प्रदान कर रहा है, धारा दे रहा है, और जब सेल धारा दे तो V बराबर E माइनस आई आर होता है। ये बार बार रटवा रहा हूं मैं, जरूरत पड़ती है ना। तो तुल्य परिपथ से, तुल्य परिपथ से क्या लिखें साहब, V बराबर E इक्वल है ना माइनस आई आर इक्वल 3 व 4 की तुलना से। अब तुलना कर लो सब, 3 व 4 की तुलना से तुल्य विद्युत वाहक बल कितना आया, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल E1 R2 E2 R1 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये समांतर क्रम संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल आता है। अपना उद्देश्य नहीं, अपना उद्देश्य करंट है ना। तो अपन तो करंट पे ही फोकस होंगे, पर अगर परिणाम बीच में आता है तो स्वाभाविक रूप से फिर अपने को वो परिणाम के बारे में टिप्पणी करनी पड़ेगी, कमेंट करना पड़ेगा। तो परिणाम आ रहा है तो अपने को कमेंट करना भी रहेगा। आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट में क्या रहा है सब, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है ना। हालांकि आर इक्विवेलेंट अपन वैसे भी जानते हैं, मैं आपको वैसे भी जानते हैं दिखा दूं। देखो आप सर्किट में R1 और R2 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालता मैं आइसोलेट करके निकालता हूं। देखो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 R2 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया R1 प्लस R2। यार 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, उल्टा कर दो इसको, ये तो 1 अपॉन आ रहा है ना, R इक्विवेलेंट इतना ही आएगा। तो समांतर क्रम में इतना ही आता,
ये तो हम जानते हैं पहले से, वो तो ठीक है, परिणाम आ गया तो अपन ने दिखा दिया। तो सब जब सेल समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य विद्युत वाहक बल आप ए से लो और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध बी से लो। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध को कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि तुल्य आंतरिक प्रतिरोध तो हम जानते हैं समांतर क्रम में तो डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। फिर भी ठीक है, कंपैरिजन किया है तो सब अतः कुल धारा कितनी होगी, है ना? इसलिए परिपथ में धारा, है ना, परिपथ में धारा लिखोगे आप तो यही लिखोगे इक्विवेलेंट आर प्लस आर इक्विवेलेंट, है ना। और ये अपन ने निकाल रखा है, ये है E1 R2 प्लस E2 R1, है ना। E1 R2 प्लस E2 R1, E2 R1, है ना। एक मिनट, E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। R प्लस यहां से दिखाया तो आपको, ये देखो, ये तो मैंने लिखा तुल्य विद्युत वाहक बल E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और ये मैं लिखने जा रहा हूं तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, है ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये सब तुल्य धारा हुई। समीकरण इसके लिए अपन दे दें, अपन ने पिछली इक्वेशन 4 पे रोक रखी है तो इसको 5 दे दीजिए। अब सब अगर हमने इससे n सेल लगा दिए जिनका विद्युत वाहक बल समान हो और आंतरिक प्रतिरोध भी समान हो, अब क्या होगा सब, उसको ध्यान से देखें। तो यहां पर इस जगह पर अपन करके देख लेते हैं, उससे अपने को पता पड़ जाएगा, है ना। देखो साहब यहां पे दिखाता हूं, यदि E1 बराबर E2 बराबर E होता, वह R1 बराबर R2 बराबर R होता, तो ए से तुल्य विद्युत वाहक बल कितना निकलता, E1 R2, ER लिख दिया, बराबर है ना, E2 R1, E1 और E2 दोनों E के बराबर हैं, R1 R2 दोनों R के बराबर हैं, अपॉन R प्लस R यानी R1 प्लस R2, तो ये कितना आ गया साहब, E आ गया। तो अगर समान विद्युत वाहक बल के n सेल समांतर क्रम में हो तो तुल्य विद्युत वाहक बल एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, क्योंकि दोनों सेल जिनका विद्युत वाहक बल बराबर था, आंतरिक प्रतिरोध बराबर था, तो तुल्य विद्युत वाहक बल एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर आया, है ना। इसी प्रकार तुल्य आंतरिक प्रतिरोध अपन डायरेक्ट ही निकाल लेंगे, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R यानी 2 अपॉन R, यानी R इक्वलेंट इज इक्वल टू R बटा 2, है ना। तो मुख्य तो ये चीज थी, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध तो अपन निकाल ही रहे हैं, जो प्रतिरोधों के संयोजन में अपन ने पढ़ा वैसे ही निकाल रहे हैं। तो सब अब इन सेलों के लिए यानी अपन मुख्य रूप से धारा निकाल दें, तो हमें यह पता हो जाना चाहिए कि अगर आप समांतर क्रम में सेलों का इस्तेमाल कर रहे हो तो विद्युत वाहक बल में कोई इजाफा नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। जैसा कि परिणाम आपके सामने है कि आपने दोनों सेल समान विद्युत वाहक बल के लिए तो तुल्य विद्युत वाहक बल एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर निकला। आंतरिक प्रतिरोध बराबर लिया तो वो तो छोड़ो, वो तो कैलकुलेशन अलग है, पर आंतरिक प्रतिरोध पर टिप्पणी क्यों करें अपन। तो समांतर क्रम से सेलों के विद्युत वाहक बल में वृद्धि संभव नहीं है। अब अपन n सेल के लिए आ जाए जो अपना मुख्य उद्देश्य था, है ना। तो सब अब यदि E1 बराबर E2 बराबर En
इज इक्वल टू ई। एन सेल लगा दिए अपन ने, सभी का विद्युत वाहक बल बराबर है ई के, वह R1 इज इक्वल टू R2, Rn इज इक्वल टू R। इसी प्रकार अपन ने समान आंतरिक प्रतिरोध के लिए, यानी सभी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो पहले निकाल लें तुल्य विद्युत वाहक बल। तो तुल्य विद्युत वाहक बल तो अपन समांतर क्रम में देख ही चुके, एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर। ठीक है, जब जो अभी परिणाम अपन ने निकाला था, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकाल लो। कितने आपने n बार ऐसा किया, यानी n सेल लगाए तो आंतरिक प्रतिरोध कितने, n आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में, इसको क्या लिखेंगे साहब, n अपॉन r। इसलिए R इक्वलेंट इज इक्वल टू R अपॉन n। तो ये साहब तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकल गया, ये तुल्य विद्युत वाहक बल निकल गया। अतः समान विद्युत वाहक बल व समान आंतरिक प्रतिरोध वाले एन सेल के लिए, है ना, एन सेल के लिए I इज इक्वल टू ई इक्वलेंट R प्लस स्मॉल r इक्वलेंट, है ना, इसमें रख दो वैल्यू। यानी अब जो वैल्यू आती है हमारे सामने, वो आती है एन सेल से मिलने वाली धारा, ई इक्वलेंट का मतलब ई, R की जगह R, और R इक्वलेंट की जगह कितना रख दूं, R अपॉन n। ठीक है ना, ये सब तब धारा है जब n सेल समांतर क्रम में हैं। क्लियर आ गई बात समझ में? ये समांतर क्रम वाले को मैं भी बता दूंगा शॉर्ट तरीके ना। ये सब इक्वेशन 6, धारा बड़ी तो है, साफ दिख रही है, देखो डिनोमिनेटर घट गया, यानी बटे वाली राशि घट गई, और बटे वाली राशि घटेगी तो आई बढ़ेगा। अकेले सेल के लिए तो किसके लिए साहब, समांतर क्रम में कितने सेल हैं, n सेल। अब केवल एक सेल के लिए, है ना, केवल एक सेल की बात करें तो I डैश बराबर ई R प्लस स्मॉल r। अब देखो आप 6 और 7 का कंपैरिजन करो, बाई 6 एंड 7, बाई 6 एंड 7, तो 6 और 7 का कंपैरिजन करके देख लो आप, 6 एंड 7, I ग्रेटर देन I डैश। n सेल से या n सेल को समांतर क्रम में जोड़ने से धारा का मान बढ़ा। तो एक बात तो ये क्लियर होगी कि साहब अगर n सेलों को हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो धारा की प्रबलता तो बढ़ेगी जैसे पहले बढ़ी थी, या यूं कहते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम सेलों के दोनों ही ऐसे क्रम हैं जिनसे धारा की प्रबलता में वृद्धि होती है। दिख रही है साहब, दोनों से धारा की प्रबलता में वृद्धि होती है, श्रेणी क्रम में भी होती है, समान। श्रेणी क्रम का इस्तेमाल कब करें वो मैं बता चुका हूं, जब विद्युत प्रतिरोध कैपिटल R अधिक हो। समांतर क्रम का इस्तेमाल जो अपना चल रहा है धारा की प्रबलता बढ़ाने के लिए कब करें, तो आप 6 पे आ जाओ सब, नेचुरल जो फॉर्मूला है 6 में आप देखो कि धारा की प्रबलता बढ़ने का कारण क्या रहा, आंतरिक प्रतिरोध में स्मॉल n का भाग जाना, डिवीजन होना। तो स्मॉल n ने यानी n सेलों ने आंतरिक प्रतिरोध को तोड़ दिया,
छोटा कर दिया, इसलिए धारा बढ़ गई, है ना। तो सब धारा की प्रबलता को बढ़ाने के लिए समांतर क्रम संयोजन का इस्तेमाल तब करें जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध उच्च हो, है ना। तो अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर तस्वीर है। क्या तस्वीर है क्लियर? श्रेणी क्रम से भी धारा बढ़ेगी, समांतर क्रम से भी धारा बढ़ेगी। श्रेणी क्रम को से अगर धारा बढ़ानी है तो उसका उपयोग तब करें जब विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर अधिक हो। समांतर क्रम से भी धारा बढ़ेगी, इसका इस्तेमाल तब करें जब आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर अधिक हो। वहां कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन है श्रेणी क्रम में, यहां स्मॉल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन है। यानी सीधी सीधी समझ को याद रखने वाली बात है ही नहीं। स्मॉल एन का जिसमें भाग जाता है उसको तोड़ रहा है, या आंतरिक प्रतिरोध को तोड़ रहा है, वो विद्युत प्रतिरोध को तोड़ रहा है। क्लियर साहब? तो धारा की प्रबलता दोनों से ही बढ़ती है ना। अब एक चीज और, फिर लास्ट एक बात और मैं कह रहा था, वही कम मार्क्स में अगर ये चीज आ जाती है तो शॉर्ट ट्रिक लेनी पड़ेगी आपको, है ना। शॉर्ट ट्रिक अगर इतनी मार्क्स में नहीं आती, कम मार्क्स में आती है, तो आप क्या करना, कम मार्क्स का मतलब वो 1-2 नंबर में आ जाए, ये सेल ले लिया, ये आंतरिक प्रतिरोध, ये सेल ले लिया, ये आंतरिक प्रतिरोध, ऐसे करके एन शाखा ऐसे दिखा देना। सबका विद्युत वाहक बल समान, सबका आंतरिक प्रतिरोध समान। यहां आप अपोजिट दूसरे बिंदु से जोड़ देंगे, ये बिंदु बी, और ए बी को विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ देंगे। ठीक है साहब, है ना। ये कैपिटल आर से जोड़ देंगे। यहां से आने वाली धारा I1, यहां से आने वाली I2 और यहां जाने वाली I। क्लियर साहब? आपको सिंपल ऐसा करना है। अब आपको इस स्थिति में डायरेक्ट लिखना है, तुल्य विद्युत वाहक बल यानी E इज इक्वल टू E। कारण लिख देना, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। सभी जानते हैं, अपन कई बार इसको यूज कर चुके हैं। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, तो सभी का विद्युत वाहक बल समान है, तो E रहेगा, है ना। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध तो 1/r इक्वल, जैसा निकाला अपन ने, 1/r प्लस 1/r n बार। n बार का मतलब n/r, यानी R इक्वलेंट इज इक्वल टू R/n। अतः बस डायरेक्ट ओम के नियम से ना, अरे मिक्स हो जाता है सब हिंदी इंग्लिश इसमें। अतः ओम के नियम से, यह मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ओम का नियम ब्रांच में भी काम करेगा और कंप्लीट सर्किट में भी काम करेगा। तो आप लिख दो I बराबर तुल्य विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। यह आपको बता ही चुके कि आंतरिक प्रतिरोध सदैव विद्युत प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में होता है। E इक्वलेंट की जगह आप लिख देना, है ना, कैपिटल E, R की जगह R और इसकी जगह स्मॉल n/r। कोई कंपैरिजन मत कराइएगा। जैसे मैं यहां तो बिल्कुल फ्री हूं, तो मैं क्या करता हूं, एक सेल ले लेता हूं और उससे कंपैरिजन का कोई जरूरत नहीं है बस। अब क्योंकि अगर मिनिमम मार्क्स अगर 1-2 मार्क्स की चीजें में आता है तो फिर इसमें इतना लंबा लिखना, टाइम वेस्ट करना है। तो आपको मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए। जैसे श्रेणी क्रम में मैंने आपको बताया था, श्रेणी क्रम में भी एक ऑप्शन था आपके पास डायरेक्ट वाला, ये मैंने दिखाया था आपको, शॉर्ट मेथड, 1 और 2 मार्क्स की प्रॉब्लम, है ना। और इसी प्रकार मैंने आपको समांतर क्रम में भी शॉर्ट बता दिया, शॉर्ट वे क्या है ना। समांतर क्रम में देखो कई चीजें अवॉइड भी कर सकते हो आप। ये इक्वेशन तो ध्यान रखना, ये तो इंपॉर्टेंट है ना, इस पे
सवाल ऐसे पूछते तो नहीं है, लेकिन पूछ ले। समांतर क्रम में अगर अलग अलग विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध दे दे तो ये जल्दी से अप्रोच करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये तो अपन ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, है ना। जब सेल समांतर क्रम में है तो आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम का निकाल ही सकते, उसमें कोई खास बात नहीं थी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जैसे मान लो मैंने ये किया, मैं आपको दिखा देता हूं, शॉर्ट कर सकते हैं, ये किया। अब आप इसके बाद इसको हटा सकते हो, E1 बराबर E2 बराबर E, आप डायरेक्ट ले लो। अगर एन सेल यानी आप इस पोर्शन को चाहो तो हटा सकते हो, शॉर्ट करने का तरीका है ना। इसको पूरे को हटा दो, आप टोटल को हटा दो। आप इसमें जैसे शॉर्ट करना आपको ये वाला, तो ये निकाल लिया आपने ए और बी के बाद आप डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट ये लिख दो आप। ये बीच का ये पोर्शन मत लिखो, मैं बताता हूं एक बार, ये पोर्शन मत लिखो, ये वाला मत लिखो, है ना। इसकी कोई महत्व नहीं है। इससे अपन ने क्या कर लिया, कुछ भी तो नहीं किया इससे। तो इस पोर्शन को हटा सकते हो, ये पेज मिटा सकते हो, कोई जरूरत नहीं इस पेज की, है ना। आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाना, ये वाला, और इस पेज पे आके शॉर्ट कर देना। तो यहां भी छोटा करने का तरीका है। अब लास्ट, है ना, लास्ट में मैं आपको पेन चेंज करके दिखाता हूं एक इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। देखो साहब, आई सीरीज में लिखा E अपॉन R अपॉन N प्लस स्मॉल r, जो अपन ने सेलों को सीरीज में जोड़ा, है ना। I पैरेलल, जो अभी लास्ट में ये अपन ऊपर ही लिख रहा है आपके ना, इसमें अपन ने लिखा E R प्लस N अपॉन R। पहले दोनों को मैं बॉक्स में डाल देता हूं, फिर बात करता हूं मैं जो इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहता हूं उसके बारे में, है। इसके बारे में बता ही दिया। इसका इस्तेमाल तब करें जब कैपिटल R अधिक हो, उस समय धारा की प्रबलता बढ़ाने के लिए सीरीज का इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल तब करें जब इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r अधिक हो, वो तो समझा दे। अब एक लास्ट बात जिसके लिए मैं नया पेज लेने के मूड में नहीं हूं, है, क्या श्रेणी तथा समांतर क्रम में, या क्या सेलों के श्रेणी व समांतर क्रम में धारा की प्रबलता समान हो सकती है? इसका उल्टा भी पूछ ले, समान प्रबलता की धारा के लिए श्रेणी व समांतर क्रम में क्या होना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, प्रश्न जैसे मैंने बोल दिया। मैं इसको यहां लिख देता हूं, इसको तो ब्लॉक करके, है ना, यहां लिख दो, है ना। यदि आंतरिक प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध के बराबर हो तो दोनों धाराएं बराबर हो जाएंगी, है ना। मैं उसको अलग से जमा के दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं इसको वापस यहां मिटा रहा हूं। मैं उसको पूरी तरह से ढंग से दिखाना चाहता हूं, है ना। ये इसको मिटा देता हूं, यहां मेरे पास स्पेस आ जाएगी। ये मैंने इसको भी थोड़ा सा गायब कर दिया, है ना, स्पेस के लिए। अब स्पेस आएगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुने। दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि क्या श्रेणी और समांतर क्रम में, सेलों की श्रेणी व समांतर क्रम में धारा की प्रबलता समान हो सकती है। पहला यह पूछे श्रेणी व समांतर क्रम में धारा की प्रबलता समान होने के लिए क्या होना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, यदि R इज इक्वल टू स्मॉल r, यानी विद्युत प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध बराबर हो, तो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में धारा की प्रबलता समान होगी। तो इसका जवाब जैसे पहला क्वेश्चन था
क्या श्रेणी व समांतर क्रम में धारा की प्रबलता समान हो सकती है? आपका जवाब होगा हां, जबकि विद्युत प्रतिरोध यानी कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर। दूसरे क्वेश्चन का भी यही जवाब है कि श्रेणी व समांतर क्रम संयोजन में धारा की प्रबलता समान हो सकती जबकि आर बराबर स्मॉल आर हो, है। तो बच्चों ये कंप्लीट सेल खत्म हो गया आपका। सेल 2 लेक्चर का रहा, एक अपन ने पिछला लेक्चर दिया था, एक लेक्चर ये दिया है। थोड़ा स्लो हो सकता है लेक्चर, है ना। सेल का समांतर क्रम थोड़ा सा टाइट था, सीरीज तो सही है इससे। अब अपन वापस सर्किट पे आएंगे, वही प्रतिरोध आपके सामने आएगा, लेकिन अब यह है कि सर्किट का अब ढलान आ जाएगा, यानी उतार आ जाएगा, ठीक है। फिर भी सभी तरह का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको हमेशा की तरह ही कहूंगा कि अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ में आने की समस्या है, कुछ और जानना चाहते हैं, इन सभी के लिए आप मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, जो पूर्णतः फ्री है। वहां हम आपको सभी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।